हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव स्टडी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों को देखेंगे जो कि सीआरपीसी के सामान्य सिद्धांत, न्यायालयों की शक्ति तथा गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधानों को लेकर के दिए गए हैं। सो फ्रेंड्स, आप अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा उसके पास बने बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन ला स्टडी को डाउनलोड करके विभिन्न राज्यों की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए टेस्ट सीरीज का लाभ ले सकते हैं। यहाँ आप मात्र ₹1 प्रतिदिन की दर से पूरे 365 दिन के लिए 10 प्रश्न प्रतिदिन की हिंदी माध्यम रेगुलर टेस्ट सीरीज का लाभ उठा सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला मामला ये सामान्य सिद्धांत को लेकर के है। शिवाजी सिंह बनाम नागेंद्र तिवारी AIR 2010 सुप्रीम कोर्ट 2261 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि दंड संहिता के प्रावधानों की व्याख्या मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के आलोक में की जानी चाहिए। प्रक्रियात्मक विधि, क्योंकि प्रक्रियात्मक विधि मौलिक रूप से न्याय करने के लिए जानी जाती है। अगला देखते हैं। अगला मामला है एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशंस विक्टिम्स फैमिलीज बनाम भारत संघ 2016 14 सुप्रीम कोर्ट केसेस 536। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था कि अन्य अधिनियमितियां जो कि प्रक्रियाओं को निर्धारित करती हैं वे दंड प्रक्रिया संहिता से प्रभावित नहीं होंगी यदि ऐसा कानून विशेष रूप से लागू प्रक्रिया के लिए कार्य करता है और दंड संहिता के प्रभाव को कम करता है। तीसरा मामला, अगला मामला ये न्यायालयों की शक्तियों को लेकर के है। शरद हिरू कोलंबे बनाम महाराष्ट्र राज्य 2018 18 सुप्रीम कोर्ट 718 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर, अर्थात जुर्माना नहीं दिया जाता है तो जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर दिया गया दंडादेश मुख्य कारावास के अतिरिक्त या उसकी समाप्ति के बाद शुरू होना चाहिए। मुख्य दंडादेश जो दिया गया है, मान लीजिए 2 वर्ष का दिया गया है या 5 वर्ष का दिया गया है या 7 वर्ष का दिया गया है, तो उस सजा के समाप्त होने के बाद वो प्रारंभ होना चाहिए कि अतिरिक्त या उसकी समाप्ति के बाद शुरू होना चाहिए। व्यतिक्रम कारावास का मुख्य कारावास के समवर्ती चलना या होना स्वीकार नहीं है। अर्थात जो मान लीजिए 7 वर्ष का कारावास और मान लीजिए 2000 का जुर्माना लगाया गया और अगर ये कहा गया है कि जुर्माना नहीं देते हैं तो 2 साल की या 1 वर्ष की या 5 महीने की आपको अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। तब ऐसी स्थिति में लिखा हुआ है कि मुख्य कारावास के समवर्ती, जो मुख्य कारावास 7 वर्ष का है उसके साथ साथ नहीं चलेगा, अर्थात उस व्यक्ति को 7 वर्ष से अधिक जेल में रहना पड़ेगा जो भी उसे अतिरिक्त कारावास दिया गया है। कि 2000 रुपये या 1000 रुपये जुर्माना नहीं दिए जाने पर 2 वर्ष का, 1 वर्ष का या 6 महीने का जो भी प्रावधान है वो उसे 7 वर्ष से एक्स्ट्रा सजा के रूप में लेना होगा। तो व्यतिक्रम जो है वो कारावास का मुख्य कारावास के समवर्ती चलाना या होना स्वीकार नहीं है। नेक्स्ट मामला है गगन कुमार बनाम पंजाब राज्य 2019 5 सुप्रीम कोर्ट केसेस 154 का। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि यह निश्चित करना एक अनिवार्य विधिक आवश्यकता है कि 2 या अधिक अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए अभियुक्तों को दिया गया कारावास समवर्ती या लगातार, अर्थात एक के बाद एक चलेगा। नेक्स्ट है प्रेमनाथ बनाम राजस्थान राज्य AIR 1987 सुप्रीम कोर्ट 1599। एक दीवानी न्यायाधीश को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की शक्तियां नहीं दी जा सकती। इस मामले में कहा गया था कि एक दीवानी के न्यायाधीश को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की शक्तियां नहीं दी जा सकती हैं जब तक कि उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 9 के अंतर्गत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं कर दिया जाता। नेक्स्ट मामला है गोकरू बनाम रंगराजू AIR 1981 सुप्रीम कोर्ट 1473 का। इस मामले में कहा गया था कि सत्र न्यायाधीश के द्वारा दिए गए निर्णय को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि उनकी नियुक्ति को बाद में अवैध ठहरा दिया गया था, अर्थात सत्र न्यायाधीश की जो नियुक्ति की गई थी उसे बाद में अवैध माना गया था। इस आधार पर उनके द्वारा जो डिसीजन दिए गए थे वे उन डिसीजन को चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट मामला है गिरफ्तारी को लेकर के। DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997 6 सुप्रीम कोर्ट 642।
के मामले में गिरफ्तारी के लिए कुछ दिशा निर्देश डिसाइड किए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पहला है कि पूछताछ तथा गिरफ्तारी को सौंपने वाले पुलिसकर्मियों को उनके पद नाम के साथ में सही और स्पष्ट पहचान चिन्ह लगाना चाहिए। जो पुलिस वाले पूछताछ करते हैं या गिरफ्तारी करते हैं, ऐसे पुलिसकर्मियों को उनके पदनाम के साथ में सही और स्पष्ट पहचान का चिन्ह लगाना चाहिए। गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करेगा, जो कि कम से कम एक गवाह के द्वारा सत्यापित किया जाएगा। जो भी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करता है वो ऐसा मेमो तैयार करेगा, जो कि कम से कम एक गवाह के द्वारा सत्यापित किया जाएगा। तीसरा है कि एक के गिरफ्तार व्यक्ति अपने मित्र या रिश्तेदार को अपनी गिरफ्तारी के बारे में सूचना करने का हकदार होगा। नेक्स्ट है कि उसे अपनी गिरफ्तारी के बारे में किसी को सूचित करने के लिए अपने अधिकार से अवगत होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को इस अधिकार के विषय में जानकारी होनी चाहिए कि वह अपनी गिरफ्तारी के बारे में किसी को सूचित कर सकता है। गिरफ्तारी के समय गिरफ्तार व्यक्ति की जांच की जानी चाहिए और हर बड़ी या छोटी मोटी चोट का पता लगाना चाहिए। जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद में उसका मेडिकल चेकअप होना चाहिए और हर छोटी बड़ी चोट का पता लगाना चाहिए। गिरफ्तार व्यक्ति का प्रत्येक 48 घंटे में एक प्रशिक्षित डॉक्टर के द्वारा चिकित्सकीय जांच करवाना चाहिए। हर 48 घंटे में एक प्रशिक्षित डॉक्टर उसकी चिकित्सीय या मेडिकल चेकअप करे। गिरफ्तारी का ज्ञापन सहित सभी दस्तावेजों की प्रतियां, गिरफ्तारी का जो भी मेमो तैयार किया जाता है उसके संबंधित सभी दस्तावेजों की प्रतियां मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड के लिए भेजी जानी चाहिए। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। उसे पूछताछ के दौरान एक वकील से मिलने की अनुमति भी दी जानी चाहिए। प्रत्येक जिले और राज्य मुख्यालय में पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाने चाहिए। गिरफ्तारी को लेकर के ही एक डिसीजन काफी फेमस केस रहा है। दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एसोसिएशन बनाम गुजरात राज्य और अन्य को लेकर के AIR 1991 4/2176 मामला है। एक न्यायिक अधिकारी को गिरफ्तार किए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए गए थे कि एक न्यायिक अधिकारी को गिरफ्तार करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए हैं। पहला है कि किसी भी अपराध के लिए किसी न्यायिक अधिकारी को जिला न्यायाधीश या उच्च न्यायालय को सूचित करते हुए गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यदि आप किसी जुडिशियल ऑफिसर को गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो किसी अपराध के लिए किसी न्यायिक अधिकारी को जिला न्यायाधीश या उच्च न्यायालय को सूचित करना होगा। आपको जो है या तो उस डिस्ट्रिक्ट जज को या हाई कोर्ट को सूचित करना होगा, तब गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अगर तत्काल गिरफ्तारी की आवश्यकता भी है तो केवल तकनीकी अथवा औपचारिक गिरफ्तारी, आप केवल औपचारिक रूप से गिरफ्तार करेंगे अगर बहुत ज़्यादा जरूरत है कि गिरफ्तार करना है। गिरफ्तारी का तथ्य तुरंत जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भेजा जाना चाहिए। अगर आपने गिरफ्तार कर भी लिया है तो उसकी सूचना तुरंत जिला एवं सत्र न्यायाधीश को तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भेजी जानी चाहिए। नेक्स्ट है कि संबंधित जिले के जिला और सत्र न्यायाधीश के पूर्व आदेश या निर्देशन के बिना न्यायिक अधिकारी को पुलिस स्टेशन नहीं ले जाया जाएगा। आप स्टेशन नहीं ले जाएंगे। संबंधित जिले के जिला और सत्र न्यायाधीश के उनका पूर्व आदेश होना चाहिए या निर्देश के बिना किसी न्यायिक अधिकारी को आप पुलिस स्टेशन नहीं ले जाएंगे। आमतौर पर न्यायिक अधिकारी को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, आप हथकड़ी भी नहीं लगा सकते हैं। इसके बाद है कि अपने परिवार के सदस्यों, कानूनी सलाहकारों और न्यायिक अधिकारियों के साथ में संचार के लिए न्यायिक अधिकारी को तत्काल सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। आप किसी न्यायिक अधिकारी को जिसको भी आप गिरफ्तार कर रहे हैं उसको तुरंत उसके घर वालों से या उनके जानकारों से तुरंत मिलने की सुविधाएं आप प्रदान करेंगे। न्यायिक अधिकारी का जो कि गिरफ्तारी के अधीन है कोई भी बयान दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी बयान आप उनका दर्ज नहीं करेंगे और न ही किसी पंचनामा को तैयार किया जाना चाहिए और न ही न्यायिक अधिकारी की विधि सलाहकार की उपस्थिति के अलावा चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना चाहिए। इतनी कंडीशनें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डिसाइड की गई थी किसी भी न्यायिक अधिकारी की गिरफ्तारी के संबंध में। नेक्स्ट मामला है सोशल एक्शन फोरम फॉर मानवाधिकार बनाम भारत संघ 2018 10 सुप्रीम कोर्ट केसेस 443
एवं अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2014 8 सुप्रीम कोर्ट केसेस 273। इन मामलों में कहा गया था कि गिरफ्तारी की विधि एक तरफा व्यक्तिगत अधिकारों को स्वतंत्रता और विशेष अधिकारों को संतुलित करने के लिए होती है। गिरफ्तारी की जो विधि है वो एक तरफ तो व्यक्तिगत अधिकारों को स्वतंत्रता और विशेष अधिकारों को संतुलित करने के लिए होती है, वहीं दूसरी ओर व्यक्तिगत कर्तव्य, दायित्व और जिम्मेदारियों को भी संतुलित करती है। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी आयोग के द्वारा केवल आरोप कारित किए जाने के बाद नियमित रूप से कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। नेक्स्ट इसमें पॉइंट था कि किसी भी वास्तविक और प्रमाणित शिकायत पर यह युक्त विश्वास हो कि कोई व्यक्ति अपराध में संलिप्त है तो बिना कुछ इन्वेस्टिगेशन जो कि युक्त संतुष्टि इंगित करता है गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। नेक्स्ट है कि ऐसा व्यक्ति जो कि एक ऐसे अपराध का आरोपी है जो कि 7 साल से कम या 7 साल तक के कारावास जो कि जुर्माने के बिना या जुर्माने के साथ दंडनीय है, ऐसे व्यक्ति को पुलिस के द्वारा तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक कि धारा 41(1)(b) के अंतर्गत उल्लिखित शर्तों का पालन नहीं किया जाता हो। नेक्स्ट मामला है हरियाणा राज्य बनाम दिनेश कुमार 2008 3 सुप्रीम कोर्ट केसेस 222। इस मामले में कहा गया था कि अभिरक्षा और गिरफ्तारी एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। हर गिरफ्तारी में अभिरक्षा निहित होती है, लेकिन इसके विपरीत हर अभिरक्षा में गिरफ्तारी नहीं होती है। जब अभिरक्षा में कुछ मामलों में गिरफ्तारी हो सकती है लेकिन सभी मामलों में नहीं हो सकती। अभिरक्षा में शारीरिक नियंत्रण या न्यायालय में अभियुक्त की पेशी ही न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत करना किसी व्यक्ति की अभिरक्षा में शारीरिक नियंत्रण या न्यायालय में अभियुक्त की या उस व्यक्ति की पेशी ये न्यायालय के क्षेत्राधिकार को प्रस्तुत करती है या बताती है। एक व्यक्ति केवल तभी अभिरक्षा में हो सकता है जबकि पुलिस उसे गिरफ्तार करे या जब वह न्यायालय के सामने आत्मसमर्पण करे। नेक्स्ट मामला है जोगिंदर कुमार वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य 1994 4 सुप्रीम कोर्ट केसेस 96। इस मामले में कहा गया था कि प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीकरण और अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी ये 2 अलग अलग विषय होते हैं। ये कहना सही नहीं है कि केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकरण होने से या लिखे जाने से ही आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है। नेक्स्ट मामला है शीला वर्से बनाम महाराष्ट्र राज्य 1983 2 सुप्रीम कोर्ट 96। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि अभियुक्त व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के द्वारा उसके चिकित्सकीय जांच के अधिकार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट मामला है अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2014 8 सुप्रीम कोर्ट केसेस 273 का। यह कहा गया था कि जहां धारा 498A भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है, वहां पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे स्वतः गिरफ्तारी न करें और ऐसे मामले में जहां अपराध के लिए 7 साल या उससे कम कारावास की सजा है, उन्हें धारा 41 दंड प्रक्रिया संहिता में निर्धारित मापदंडों के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता के बारे में पहले अपने आप को संतुष्ट करना होगा। नेक्स्ट है इंदर मोहन गोस्वामी बनाम उत्तरांचल राज्य 2007 12 सुप्रीम कोर्ट केसेस 1 का मामला। इसमें कहा गया था कि गिरफ्तारी और कारावास का अर्थ है कि व्यक्ति को उसके मूल अधिकार से वंचित किया जाना। इसीलिए गैर जमानती वारंट जारी करने से पहले न्यायालय को बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। जिस प्रकार से कि स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए अनमोल होती है, ठीक उसी प्रकार से कानून और व्यवस्था बनाए रखना ये समाज के लिए हितकारी होता है। दोनों एक सभ्य समाज के अस्तित्व के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में लाने के लिए गैर जमानती वारंट तब जारी किया जाना चाहिए जबकि समन या जमानती वारंट से वांछित परिणाम प्राप्त करने की संभावना नहीं है। यह तब हो सकता है जब पहली कंडीशन कि यह युक्त है कि व्यक्ति स्वेच्छा से न्यायालय में पेश नहीं होगा, दूसरा है कि पुलिस अधिकारी व्यक्ति को समन तामील के लिए उसे खोजने में असमर्थ रहा हो, और तीसरा है कि यह विचार है कि अगर उस व्यक्ति को तुरंत हिरासत में नहीं लिया गया तो वह किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थे केसेस जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीआरपीसी से संबंधित कुछ टॉपिक्स पर दिए गए हैं। आप इन केसेस को मुख्य परीक्षा के लिए फॉलो कर सकते हैं तथा इस वीडियो का PDF
आप हमारे टेलीग्राम चैनल लॉ स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल लॉ स्टडी से जुड़ने के लिए आपको अपने मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, जहां आप लॉ स्टडी को सर्च करने के बाद सीधे हमारे ऑफिशियल चैनल से जुड़ सकते हैं। सो प्लीज़ आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थी इन वीडियो से लाभ उठा सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।